अब देखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, 2 और 3 हम कर चुके थे। अब हमें देखना है प्रश्न 4, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये कौन कौन से हैं। इसमें इधर पेज नंबर 9 पर पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में। परिभाषा लिखनी है और ये पूरा एग्जाम्पल लिखना है। इसके बाद में प्रश्न है अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। प्रश्न 5 तो इसी पेज पर है, पेज नंबर 10। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की जरूरत होती है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और कौन कौन से वो भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे नीचे लिखे वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनता है। तो ये वाक्य हमारा कैसा है, सही है ना। एक शब्द में कई वर्ण होते हैं, कई ध्वनियां होती है, तो और उनके मिलने से ही शब्द का निर्माण होता है। दूसरा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सही वाक्य है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। तीसरा वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं क्या, नहीं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। चौथा है स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं क्या, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पांचवा अनुस्वर का चिन्ह 2 बिंदी है ना, जिसे हम विसर्ग कहते हैं, है क्या। अनुस्वार का चिन्ह ये नहीं है ना। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, अंक की बिंदी, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी, उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होगा, चंद्र बिंदी। और ये जो चिन्ह दिए हुए 2, ये किसके हैं, विसर्ग के। अगला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्ण के प्रकार हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अगला है इनमें से स्वर का भेद नहीं है। आपको मालूम होने चाहिए कि स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अंतस्थ इसका नहीं है। अंतस्थ के नाम से हमें पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर अंतस्थ इसका उत्तर हो गया। केवल स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है। पीछे कितने स्वर रह गए, 10। तो स्वरों की मात्रा कितनी होती है, 10। इसके बाद है प्रश्न 4, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर लिखा है क वर्ग से प वर्ग तक। और अगर आपको सारे वर्ग नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता, क से म तक के सभी वर्ण या सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा, स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा होती है क्या कोई, अ की कोई मात्रा नहीं होती है और समस्त व्यंजन में जुड़ जाता है। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु। अनुस्वार का क्या होता है, अंक की मात्रा, शिरोरेखा पर एक बिंदी। अनुनासिक का चंद्र बिंदु, विसर्ग का 2 बिंदी। पांचवा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बनता है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कीजिए।
अनुस्वार यानी बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी। हिंदी में ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये यहाँ पर जैसे एक बिंदी लग गई ना, हिंदी। तरग, तरग क्या होता है, क्या हो जाएगा, तरंग। चाँद, चांद। आँख, आँख का क्या हो जाएगा, आँख। चंद्रबिंदी लगानी है, चंद्रमा के ऊपर चंद्रबिंदी। वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। ये क वर्ग है, क वर्ग से कंठ्य, कंठ्य मतलब जो उसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ उच्चारण स्थान दिए हैं, आपको इसमें ये नहीं बताया कि इन व्यंजनों को क्या कहते हैं। जो कंठ से उत्पन्न होने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंठव्य। ठीक है, अब हमें देखना है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता है ना, क च ट त प। तो यहाँ पर अब कौन सा वर्ग आ गया है, त। अगर हमें कंफ्यूजन होता है तो क्या करना चाहिए, हमें बोलकर देखना चाहिए। त बोल रहे हैं तो हमारे जो जिह्वा है वो किसको स्पर्श कर रही है, दांतों के पिछले हिस्से को, है ना, पीछे वाले दांतों को स्पर्श कर रही है ना, तो यानी दंत, दंत इसका उच्चारण स्थान हो गया। और इससे उत्पन्न होने वाले इसको क्या बोलते हैं, इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं, दंतव्य। फिर य र ल व, इनको सीधा सा हमें याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को सिर्फ 4 होते हैं, य र ल व। फिर श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ट ठ ड ढ न, मूर्धा, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है और इनको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित के 4 उदाहरण दीजिए। इन सब के उदाहरण मैंने अधिकांश आपकी जो किताब में दिए हुए हैं इस चैप्टर में वो ही लिखे हैं। आप अगर इसके अलावा भी लिखोगे तो सही होंगे। अनुस्वार में जिसके ऊपर बिंदी लगती है आप कोई भी लिख सकते हो, गंगा, हंस, संतरा, शंकर, अंगूर, और भी आप जो आपको समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, चांद, आंख, हंस, अंगूठा गलत है, अंगूठा नहीं ही होगा। ठीक है, चांद, आंख, हंस, दांत हो सकता है, और भी आप कुछ लिख सकते हो, चंद्रबिंदु वाले शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए विसर्ग। विसर्ग में प्रातः, अतः, स्वतः, प्राय, ये अंगूठा गलत है, इसको कट कर देना, इसकी जगह दांत लिख दो, दांत। फिर है प्रातः, अतः, स्वतः, प्रायः। द्वित व्यंजन कच्चा, पक्का, धक्का, मुक्का, ऐसे आपको जो समझ में आए वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद में दी हुई एक क्रियात्मक विधि, ये आपको ना बुक में करना है ना कॉपी में करना है, ये केवल हमें अपने अभ्यास के लिए समझना है। ठीक है, आप बुक में करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके जो एग्जाम में एक्टिविटीज होती है ना, एक्टिविटी मतलब आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको ये भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी एक स्वर पकड़ लो, जैसे औ। औ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर। ई ह्रस्व स्वर। आ दीर्घ, बड़ा ऊ दीर्घ, ओ दीर्घ। ये एस का जो निशान है इसको किसी भी आओ, आओ, ओम, तो ये प्लुत स्वर कहलाता है। इसके बाद में है ए दीर्घ, ई दीर्घ, आई दीर्घ, ऊ कौन सा हो जाएगा, ह्रस्व। री ह्रस्व, अ ह्रस्व, बड़ी ई दीर्घ। तो इस प्रकार से आपको ये भरना है। ये आपकी कभी भी कुछ भी एक्टिविटीज जो होती है उसमें आपका टेस्ट इसका लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। कॉपी में आपको केवल ये जो 2 प्रश्न हैं वो करने हैं, बाकी सब आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे कॉपी में करेंगे।